आप सब गाइस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं 10th क्लास में जो आपके फिजिक्स के चैप्टर है उससे संबंधित। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रकाश से संबंधित, उसके बाद में मैं बात करूंगा विद्युत वाले चैप्टर से संबंधित, उसके बाद में मानव नेत्र हो गया, उसके बाद में चुंबक हो गया। चारों के बारे में हमें देखना है और देखना यह है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हर एक की बात करते हुए हम देखेंगे कि हमें अब पढ़ना क्या है, अंतिम प्रहार हमारा किस टॉपिक पर रहेगा और किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले देखोगे आप प्रकाश से संबंधित, प्रकाश में क्या है क्या नहीं है, इस चैप्टर से संबंधित हमें यह देखना है कि सबसे पहले देखो इसका प्रारूप क्या है। प्रारूप इस प्रकार से, सबसे पहले तो आपको इसमें मिलेगा प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें आपको क्या देखना है कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। तो उस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं कि एक तो आपके आपतित किरण और एक आपका अभिलंब और एक आपके परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण और कोण आर आपका परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। छोटी सी बात है। उसके बाद आपको ध्यान देना है गोलीय दर्पण से संबंधित। अब देखो गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित सबसे पहले तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। इसके बाद में हमें इनके बारे में जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जैसे कि आपका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, उसके बाद में वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, उसके बाद में फोकस बिंदु हो गई, फोकस दूरी हो गई, इससे संबंधित जैसे द्वारक हो गया, ये जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषा है किससे संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित, उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हमें फोकस करना है। इसके बाद गोलीय दर्पण के अंदर हमें यह देखना है कि जैसे कि बिंब की स्थिति हमें दे रहा है और हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। जैसे अवतल और उत्तल के अंदर, दोनों के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा अवतल के अंदर कितनी स्थितियां बन रही थी, 6 स्थितियां बन रही थी। जैसे कि आपका बिंब है वो अनंत पे है तो आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अगर आपके वक्रता केंद्र से परे है तो आपका वक्रता केंद्र और उस फोकस के मध्य बन रहा था। अगर आपका बिंब की स्थिति अगर सी और एफ के मध्य है तो सी से परे बन रहा था, सी पर है तो कहां बन रहा था, सी पर बन रहा था। इस प्रकार से 5 स्थितियों के अंदर तो आपने देखा था कि आपकी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। आपकी प्रकृति, उस जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो बन रही थी वास्तविक और उल्टी। जबकि एक स्थिति अवतल दर्पण के अंदर ऐसी थी जिसमें आपने आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। और वो स्थिति कौन सी, देखो इन पे भी विशेष फोकस करना है, जो एक अलग चीज आपको दिखे। तो वो स्थिति थी आपके कि जो फोकस और पी ध्रुव के मध्य जो आपका बिंब रखा हुआ था उसका आपके प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे, और कैसा बन रहा था, आभासी और सीधा बन रहा था। तो वो आपके बिंब के द्वारा जो आप प्रतिबिंब बना रहे थे, बिंब के द्वारा जो आप प्रतिबिंब बना रहे थे उन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। इसके बाद आपको देखना है कि इनके एक तो अवतल और उत्तल, इनके उपयोग देखना। जैसे कि अवतल दर्पण के लिए आप उपयोग देखते हो तो क्या देखते हो, जैसे कि सौर भट्टियों के अंदर सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने में, दंत विशेषज्ञ दांतों को बड़ा देखने के लिए, और साथ ही आप देखोगे कि सेविंग दर्पण के रूप में हेडलाइट, सर्चलाइट, टॉर्च के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल के अंदर बात करोगे तो गाड़ी का जो साइड का मिरर है वो उत्तल दर्पण होता है। इस प्रकार से उपयोग हो गए, बिंब के द्वारा प्रतिबिंब बनाना हो गया, महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई। इसके बाद में भाई साहब इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 2 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपका दर्पण सूत्र होता क्या है, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र के लिए आप देखोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जैसे कि यहां पे आपको 2 चीज दी हुई होगी, चाहे तो फोकस दूरी दे रहा है या आपको u दे रहा है, उसके बाद में आपको आवर्धन निकालना है -v/u। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका आवर्धन अगर धनात्मक है, ऋणात्मक है तो आपकी प्रकृति कैसी होगी। एक कैसा होगा जिसमें क्या वो देगा कि आपको बिंब और प्रतिबिंब की क्या देगा, ऊंचाई देगा, मतलब उसका साइज देगा, कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो उससे संबंधित 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में आपको ध्यान लगाना है प्रकाश का अपवर्तन। ये तो पूरा का पूरा दर्पण हो गया। दर्पण के बाद में और प्रकाश के परावर्तन के बाद में प्रकाश का अपवर्तन आता है।
इस प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बाद में इसके दो नियम, और सबसे ज्यादा यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट नियम दिखेगा जिसका नाम है स्नेल का नियम, इसी प्रकाश के अपवर्तन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वो क्या होती है कि अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और पथ से विचलित होने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसके दो नियम है, और जिसमें एक स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तनांक होता है, स्थिरांक होता है n। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्नेल का नियम बोलते हो। और दूसरा तो एक नॉर्मल है जिसमें आप देखते हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दो बातें ध्यान आपको रखनी है। इसके बाद में आता है भाई साहब लेंस, इसी के अंदर आता है लेंस, और लेंस के अंदर लगभग आप देखोगे कि दर्पण की लगभग विपरीत स्थितियां बनती है सबके अंदर, क्योंकि लेंस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो होता है आपका अवतल और दूसरा होता है उत्तल। और उत्तल लेंस के अंदर 6 स्थितियां, बिंब से प्रतिबिंब बनाओगे तो 6 स्थितियां बनेगी, और अवतल के अंदर कितनी बनेगी, 2 स्थितियां बनेगी। इस उत्तल के अंदर, उत्तल लेंस के अंदर, और 5 स्थितियों के अंदर जो प्रकृति होगी आपकी कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, जबकि एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आपका आभासी बनेगा। जबकि अवतल है, अवतल के अंदर दोनों के अंदर आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपका बनेगा। इसके बाद में आपको देखोगे लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र के अंदर आप देखते हो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। यहां पे आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा v/u हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है लेंस की समता से संबंधित, लेंस की समता से संबंधित, लेंस की समता और इसका मात्रक। यहां से एक हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस की समता से। P बराबर क्या होता है, 1/f, डायोप्टर इसका मात्रक होता है। और साथ ही अगर आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अगर लेंस की अगर फोकस दूरी, लेंस की या लेंस की समता अगर ऋणात्मक है, लेंस की समता कैसी है, ऋणात्मक है, तो कौन सा लेंस होगा। तो अगर ऋणात्मक है तो देख लो भाई साहब, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये जो आपकी फोकस दूरी है, इसमें फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहां हो गया O, और इधर X वाला क्या होता है, धनात्मक, तो ये हो गया प्लस। और इधर वाला आप देखोगे तो इधर वाला क्या हो जाता है, इधर वाला क्या हो गया, ऋणात्मक। तो आप देखोगे कि इस अवतल के अंदर तो क्या होती है, अगर जैसे कि लेंस की समता अगर ऋणात्मक है तो कौन सा होगा, अवतल, और अगर धनात्मक है तो कौन सी होगी, उत्तल होगी। तो ये आपको ध्यान देना है भाई साहब। और ऐसा यहां से छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछे सकता है। तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे देखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और लेंस और दर्पण। लेंस और दर्पण के अंदर सबसे पहले उनकी महत्वपूर्ण परिभाषा, उसके उपयोग क्या है, उसके बाद में बिंब से प्रतिबिंब की स्थितियां बनाना, और उसके बाद में दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, आवर्धन है, और उसके बाद में हमने देख ली लेंस की समता। ये बस आपको यहां से फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा अगर आप फोकस करोगे। देखो यहां से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है 100%। अगर आपको पूरा का पूरा दर्पण आता है तो यहाँ पे एक अथवा के अंदर आपको पता हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 3 नंबर का होता है, जो आपके कौन सा होता है, आपके 3-3 नंबर का अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा सा फोकस करना। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं मानव नेत्र से संबंधित। सबसे पहले तो आपको मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाना आना चाहिए। मैं मानव नेत्र की बात कर रहा हूं, और मानव नेत्र देखो छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आपको नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आपको चित्र बनाना आ रहा है तो मैं देखो नॉर्मली तरीके से आपको बता देता हूं। सबसे पहले कॉर्नियो के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है कि प्रकाश प्रवेश करता है हमारी नेत्र के अंदर कॉर्नियो के द्वारा। उसके बाद में उस प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पुतली करती है। और उस पुतली को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आइरिस या परितारिका करती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है लेंस कैसा होता है, मानव नेत्र के अंदर लेंस कैसा होता है। तो वो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसको सीधा करने के लिए दृक् तंत्रिका होती है। दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को सूचना भेजा जाता है, और वो वहां पे क्या हो जाता है, आपका प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई देता है।
इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मानव जो नेत्र है इसका जो पूरा का पूरा व्यास है वो कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद और भी यहां से छोटी छोटी बातें, जैसे कि पक्षमापी पेशियां क्या करती है, तो इस मानव जो नेत्र लेंस है उसको एकदम ऐसे जकड़े रखती है, ताकि सीधा रखती है, ताकि वो हिले डुले नहीं, उसके लिए जकड़े रखती है। साथ में अगर पुतली का साइज बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, तो आपको देखना जब प्रकाश है तो बड़ा होता है, छोटा होता है, अंधेरे के अंदर क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी है इस मानव नेत्र से संबंधित। इसके बाद में ट्यूशन पूछा जाता है समजन क्षमता क्या होती है। तो समजन क्षमता का मतलब होता है समायोजित करना। समजन क्षमता का मतलब होता है समायोजित करना। किसको करना? समायोजित। फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है? समजन क्षमता कहलाता है। और आपने देखा भी होगा जैसे कि निकट बिंदु कितना होता है, दूरतम बिंदु कितना होता है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूरतम बिंदु होता है आपका अनंत। छोटी सी बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहां पे जैसे कि अगर छोटी मोटी अगर समजन क्षमता के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, निकट दृष्टि आपको निकट वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, दूर दृष्टि आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर दोष पैदा हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे आपकी किताब के अंदर जो आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के अंदर, दूरदृष्टि दोष के अंदर कौन सा? दूरदृष्टि दोष के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा करते हो? अवतल का। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। वो क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके आधार पर उसकी जो नेत्र की जो समझन क्षमता है, फोकस दूरी की जो समझन क्षमता है, वो क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो उस समय उसको व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। उसके लिए व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करता है, जिसमें ऊपर तो होता है अवतल और नीचे होता है उत्तल। उसके बाद में एक मोतियाबिंद के बारे में बताया हुआ है कि व्यक्ति जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसका धुंधलापन आ जाता है, एक व्हाइट कलर की परत जम जाती है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? व्यक्ति को दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो अब एक तो देखो इनकी परिभाषा, एक इनके बारे में 3-3 आरेख दिए हुए हैं, और साथ में जैसे कि दूरदृष्टि है, निकट दृष्टि दोष है, इसका कारण क्या है? जैसे कि नेत्र गोलक, दूरदृष्टि दोष के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या कारण है कि दूरदृष्टि दोष पैदा होता है? तो इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। निवारण देखोगे तो उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या देखोगे? अवतल। साथ में जरा दृष्टि दोष का मैंने बताया द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपको 3 घटनाएं दी हुई है। 3 घटनाओं के बारे में फोकस करना है, जैसे कि एक तो वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। एक तो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। एक वायुमंडलीय अपवर्तन दी हुई है, वायुमंडलीय अपवर्तन दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है प्रकाश का परिकिरण के बारे में। अब देखो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण की बात कर लेता हूं। तो वर्ण विक्षेपण के अंदर क्या है? वर्ण विक्षेपण के अंदर 7 रंगों की बात करता है, और 7 रंग मुख्य घटना कौन सी होगी? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष आपने देखा होगा, यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करता है? जल की बूंद करती है। अगर सूर्य हमारे सामने तो हमारी पीठ के पीछे क्या बनेगी? इंद्रधनुष बनेगी। और एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है जिस आपको 7 रंगों के अंदर विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से जल की बूंद है, उस प्रकार से 7 रंगों के अंदर विभक्त होती है। तो ये जल की बूंद है, सूर्य हमारे सामने तो हमारी पीठ के पीछे क्या बनता है? इंद्रधनुष बनती है। तो 7 रंगों की बात आए, 7 रंगों की बात आए तो आप बताओगे वर्ण विक्षेपण से संबंधित। और अगर एक रंग की बात है, जैसे कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो इनका क्या कारण है? तो इनका है प्रकाश के परिकिरण के कारण। और भी इनमें जैसे कि आपको लिखना है, ये पूरे की पूरी कब परिकिरण होता है, कब नहीं होता है, वो पूरा का पूरा आपको डिटेल से समझना है। इसमें ये घटना, इनमें से एक घटना पूछी जाएगी। और ये है वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसे कि तारों का टिमटिमाना। तारे भाई किस कारण के टिमटिमाते हैं? और साथ ही जैसे कि टिंडन प्रभाव है, प्रकाश का फैलना। और सॉरी, इसके बाद इसमें जो घटना आती है जैसे कि अपवर्तन से संबंधित है।
अगर अपवर्तन पूछे तो जैसे कि आपकी एक गिलास है, गिलास में अगर हमने जल डाला, जल के अंदर सिक्का डाला तो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है। इसका मतलब आप क्या बताते हो? आप बताते हो कि अपवर्तन है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो तारों का टिमटिमाना, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें 2 मिनट पूर्व आभास होता है। तो मतलब सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय, मतलब अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त के अंदर आपको 2-2 मिनट का जो अंतर दिखाई देता है, वो भी किस घटना पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। और एक होगी टिंडल प्रभाव। जो टिंडल प्रभाव है ये भी किस पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। तो ये घटना आपको देखना है मानव नेत्र के अंदर। इसके बाद में हमें बात करनी है विद्युत वाले चैप्टर की। देखो, विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत, इसमें मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? आपने देखा होगा I बराबर क्या होता है? Q/T। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय क्या होते हैं? सेकंड, जिसको क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा यहां से देखनी है। और 1 कूलाम और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम ध्यान रखना है। और 6.25 × 10 की घात 18 आपकी इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना, ये 2 रखना। अब ये किसके द्वारा आपकी मापी जाती, विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा। छोटी छोटी बातें, ये सारे 1-1 नंबर के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको देखना है। इसके बाद आता है आपके विभव के बारे में या विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? वैसे तो हम देखें तो 2 बिंदु है और उसके अंदर जो विभव के मध्य अंतर है उसको विभवांतर कहते हैं। लेकिन पूरी डेफिनेशन हमें बतानी है, तो कैसे बताएंगे? कि विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से एकांक आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P से बिंदु R तक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य की क्या होती है? बराबर होती है, जो 2 बिंदु के मध्य विभवांतर को व्यक्त करती है। उसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। V बराबर क्या होता है? W/Q। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इस आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा आनी चाहिए कि बिंदु P से बिंदु R तक किसी एकांक आवेश को लाया जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है, जो उस बिंदु पर 1 वोल्ट को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से 1 वोल्ट की परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा है, एक आपके ओम की परिभाषा, इनके बारे में पूछ सकता है। इसके बाद में आता है कि ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? तो ओम के नियम, देखो बेटा, मैं पूरा आपको विस्तार से एक रूपरेखा के बारे में बता रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आप फोकस कर लेना, पूरी क्लास देखना आप, और उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी जो किताब है उसको देखना, आपको बहुत तगड़ा समझ में आएगा। ये है ओम का नियम, जिसमें आप देखोगे कि V बराबर IR। कोई भी आपका धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार की भौतिक अवस्था क्या रखी जाती है? नियत रखी जाती है। और उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पे क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर किसके समानुपाती होता है? I के। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम ये प्रतिरोध लगाते हैं, जिस समानुपाती चिन्ह होता है जिसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होती है? धारा के अंदर रुकावट। किसी चालक तार है और उस चालक तार के अंदर जो धारा के अंदर जो रुकावट है उसको कहा जाता है प्रतिरोध। जो प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती के। और यहाँ पे देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको प्राप्त होगा L/A। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे हम प्रतिरोधकता रो लगाएंगे, R बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A। इस प्रकार से। तो इसके बाद देखो, ये प्रतिरोधकता से संबंधित हो गए। इसके बाद में प्रतिरोधों का आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम यानी तुल्य समांतर क्रम। यहाँ पे क्या पूछा जाता है? तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है। तो R डैश बराबर क्या होता है? R1 + R2 + R3 डैश 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 RN। और यहाँ पे क्या होता है? R1/R डैश बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश डैश डैश, इस प्रकार से RN तक।
अब इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है, धारा का मान एक समान होता है, लेकिन आपका विभव का मान क्या होता है या विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी प्रकार समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, समांतर क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है, विभवांतर एक समान होता है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये व्युत्पन्न करना भी आना चाहिए कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो या समांतर क्रम का श्रेणी क्रम का, यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके आता है कि जो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके बारे में। अगर कोई भी तार है और उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और तार क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल तरीके से देखते हो, जैसे कि घर में हीटर होगा आपके, तो हीटर है, इनके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में यहाँ पर एक छोटे बड़े क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि ये टंगस्टन से पूछे जाते हैं कि बल्ब होता है, उसके अंदर आपके तंतु होता है, वो टंगस्टन से बना होता है, उसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि घरों के अंदर आपके समांतर क्रम के अंदर धारा बहती है, और साथ में जैसे रोड लाइट है उसमें आपके श्रेणी क्रम के अंदर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में एक जूल का तापन भी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, H बराबर I² RT, यहां से भी आपको देखना है। इसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति विद्युत वाले चैप्टर से ही। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है कि जैसे कि हम किसी भी धारावाही चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित करवा रहे हैं और उसमें क्षय हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा। और H बराबर क्या होता है, PIT। इसके बाद में शक्ति क्या होता है, सॉरी ये H बराबर होता है आपके VIT, क्या होता है, VIT। और विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। तो कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है विद्युत ऊर्जा कार्य के रूप में संचित होती है, तो P बराबर VIT बटा T, तो T से T गया तो P बराबर आ गया VI। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR, तो आपको क्या करना है, V की जगह मान रखना है, तो P बराबर I² R। दूसरा सूत्र प्राप्त हो गया, एक तो ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया। I² की जगह रखनी है, यहां से I बराबर आपको रखना है V बटा R, तो P बराबर हो जाएगा V² R। तो इस प्रकार से शक्ति के कितने सूत्र प्राप्त हो गए, 3 हो गए। एक एक नंबर के यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, और शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय। लेकिन आपने देखा कि विद्युत ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है, कार्य के रूप में, तो VIT, T से T गया तो P बराबर VI। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कोई भी धारावाही चालक तार है उसमें क्षय हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो ये विद्युत वाला चैप्टर था, नॉर्मल है सारे के सारे चैप्टर। चुंबक वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर है, इसकी बात कर लेते हैं 5-7 मिनट के अंदर। अब उसके बाद चुंबक क्या होती है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। और अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, उसको चुंबक कहते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, N और S। इसके बाद में इसके आसपास क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए चुंबकीय बलरेखाएं उपयोग की जाती है। और चुंबकीय बलरेखाएं इस प्रकार से गुण होते हैं, देखो कि ये काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो आपके N से प्रारंभ होती है S की तरफ, जबकि भीतर है S से N की तरफ। इसके बाद में ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो कि क्या है, असंभव है। और उसके बाद में इस चुंबक पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा वो विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसके बाद जैसे कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण और एक लूप के कारण, तार को अगर हमने मोड़ दिया तो लूप बन गया, और एक परिनालिका के कारण, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है परिनालिका से संबंधित।
परिनालिका का मैं बता देता हूं। परिनालिका क्या होती है? तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तारों वाली अनेक फेरों वाली जो एक बेलन के आकार की जो कुंडली होती है उसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और सीधी सी बात है, ओरेस्टेड ने बताया था कि जब किसी भी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बात किसने कही थी? ओरेस्टेड ने कहा था, जिस हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें आपने देखा कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? एक समान होता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। और विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का। उस नरम लोहे को इस परिनालिका के भीतर रखकर और विद्युत चुम्बक बनाई जाती है। नरम लोहे को रखा जाता है, नरम लोहे को। उसके बाद में थोड़ा सा आपके इसी चैप्टर के अंदर घरेलू विद्युत परिपथ से दिया हुआ है कि 3 तार होते हैं विद्युत में, उदासीन और आपके भू संपर्क तार। भू संपर्क तार हरा तार होता है और विद्युत में तार होता है वो आपके लाल तार होता है, और उदासीन तार होता है वो काला तार होता है। अगर आपके विद्युत में तार और आपके उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो उसको तो कहा जाता है अति भारण। और अगर वहां पे धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसको कहा जाता है आपके लघु पतन। ये 2-3 बातें इसमें ध्यान में रखना है। घरों में आने वाली जो धारा है वो आपके 220 वोल्टेज की आती है और 50 हर्ट्ज की आती है। तो एक बार इनको है ना आप बढ़िया तरीके से कर लेना, जो मैंने चीजें बताई है आपके यहाँ फिजिक्स में आप पूरे में से पूरे नंबर निकाल सकते हो। धन्यवाद।